करेंगे, जहां पर विभिन्न कर्मचारी संगठनों को अनियंत्रित किया गया है। सरकार आगामी बजट की रूपरेखा तैयार करने में जुटी है। तो फिलहाल विभिन्न वर्गों के साथ 16 जनवरी से 22 जनवरी तक बजट पूर्व संवाद रहने वाला है। बजट को लेकर संवाद कार्यक्रम के माध्यम से सुझाव जो है मांगे जाएंगे और सीएम भजनलाल कर्मचारी वर्ग से आज 1-to-1 संवाद भी करेंगे। कर्मचारियों से संवाद के माध्यम से सुझावों को बजट में किया जाएगा सम्मिलित। राज्य सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। तो 16 जनवरी से 22 जनवरी तक बजट पूर्व संवाद रहने वाला है। कर्मचारी संगठनों के साथ बजट पूर्व संवाद ये रहेगा, जिसमें सीएम भजनलाल आज सीएमओ में संवाद करेंगे। विभिन्न कर्मचारी संगठनों को इसमें आमंत्रित किया गया है। सुझावों को बजट में जो है सम्मिलित किया जाएगा। जो भी सुझाव मिलेंगे उन्हें बजट में ऐड किया जाएगा, ताकि किस जगह पर किन चीज़ों की कमी है उसके बारे में मुख्यमंत्री जान सके। चाहे मेडिकल की बात करें, चाहे खेल की बात करें, सड़कों की हालत की बात करें या फिर पानी की समस्या की बात करें, इन सभी चीज़ों को लेकर इस बजट में खास ध्यान रखा जाएगा, ताकि हर वर्ग को ये बजट फ़ायदा पहुंचा सके, हर वर्ग के लिए ये बजट फ़ायदेमंद हो। कर्मचारी संगठनों के साथ आज ये बजट पूर्व संवाद है और साथ ही साथ 1-to-1 वार्ता भी की जाएगी। लोगों से सुझाव मांगे जाएंगे कि बजट सत्र जो शुरू होने वाला है उसमें किस तरह से बजट को आवंटित किया जाए, उनके जिले में कितने बजट अलॉट किए जाएं, बजट का वो क्या पूरा उनका ब्लूप्रिंट है वो भी मांगा गया है, ताकि उस तरह से जिलों में बजट को आवंटित किया जाए और जो बजट आए उसके हिसाब से जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है उन पैसों को उसमें इस्तेमाल किया जाए और जिलों के उत्थान के लिए और ओवरऑल उसकी इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए वो प्रयोग में आए। और इसीलिए आज सीएमओ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विभिन्न कर्मचारी संगठनों से सीधे संवाद करेंगे। ये बजट पूर्व संवाद 16 से 22 जनवरी तक चलेगा, क्योंकि महीने के आखिरी तारीख से बजट सत्र शुरू हो जाएगा और इसको लेकर काफी ज्यादा एक्टिव मोड में सीएम भजनलाल शर्मा नजर आ रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। आपने जिस तरह विजन सीएम का देखा हुआ है, चाहे वो युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, समाज के किसी भी वर्ग के लिए हो, उसको अपलिफ्ट करने, उसके उत्थान के लिए हमेशा इनका विजन रहता है और इसीलिए ये बजट पूर्व संवाद बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि आज सीएमओ में ये बजट पूर्व संवाद सीएम के द्वारा किया जाएगा, ताकि वो 1-to-1 वार्ता कर सके और समझ सके कि उनके जिलों का क्या है हाल। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको राजधानी जयपुर से देते हैं। नरेश मीणा की जमानत से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। मामले में आज राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ में सूचीबद्ध है ये पूरा मामला। नरेश मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट फतेहराम मीणा कर रहे हैं पैरवी। तो नरेश मीणा की जमानत से जुड़ा ये पूरा मामला आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई जो है वो रहने वाली है और जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ में सूचीबद्ध है ये पूरा मामला। बताते चले कि 13 तारीख को सुनवाई हुई थी, क्योंकि जितने समर्थक हैं वो तो छूट गए, लेकिन नरेश मीणा अभी भी अपनी जमानत के लिए पैर घिसते हुए नजर आ रहे हैं और आज फिर से राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। एकल पीठ में ये सुनवाई होगी। जस्टिस सुदेश बंसल के एकल पीठ में सूचीबद्ध तरीके से सुनवाई होगी। जमानत याचिका पर क्या कुछ इनको डिसीजन आता है या फिर से कोई तारीख पड़ती, क्योंकि 13 तारीख को 15 तारीख की तारीख पड़ी थी। आज फिर से वो सुनवाई होनी है कि जमानत मिल पाती या नहीं मिल पाती है। बताते चले कि 13 तारीख को जब उपचुनाव हुए थे 13 नवंबर को, उसके बाद से नरेश मीणा ने एक प्रशासनिक अधिकारी को थप्पड़ जड़ा था, जिसके बाद से पूरा विवाद हुआ था। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सौरभ इस खबर पर जुड़े हैं। सौरभ, आज फिर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है जमानत पर। सौरभ, आवाज मिल रही है? सौरभ से हम कनेक्ट करेंगे, लेकिन ये देखिए नरेश मीणा की जमानत से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, जहां जब उपचुनाव हो रहे थे तो 13 तारीख को निर्दलीय प्रत्याशी रमेश मीणा ग्रामीणों के साथ धरने पे बैठे थे और उस दरमियान एक प्रशासनिक अधिकारी को उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया था, जिसके बाद बवाल मच गया था। इनके समर्थक जमकर उत्पात मचाया, जमकर तोड़फोड़ की, माहौल बिल्कुल गर्मा गया था, जिसके बाद से उनके समर्थकों को नरेश मीणा को हिरासत में लिया गया था। समर्थक तो छूट गए, लेकिन नरेश मीणा अभी भी अपनी जमानत याचिका को लेकर
तारीख पे तारीख पड़ रही है। बढ़ते आगे, मेहंदीपुर बालाजी से बड़ी खबर आपको देंगे। धर्मशाला में 4 शव मिलने का मामला है। मृतकों का आज पोस्टमार्टम किया जाएगा। टोडा भीम हॉस्पिटल की मोर्चरी में शव रखे हुए। देर शाम परिजन टोडा भीम पहुंच चुके थे और मृतक के भाई मुकेश कुमार ने पुलिस को एफआईआर भी सौंपी। एफआईआर में हत्या की आशंका जताई गई है। टोडा भीम पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दौसा के बता रहे हैं, जहां पर मेहंदीपुर बालाजी से ये पूरी जुड़ी हुई खबर है, जहां पूरा परिवार मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने के लिए आया था। सीसीटीवी फुटेज भी हमने आपको दिखाई थी। आपको तीसरी तस्वीर में दिख रहा होगा, जहां पर देखिए कि शाम 5 बजे ये लोग दर्शन करके मंदिर से वापस लौटे। उसके बाद शाम को 1-2 घंटे के बाद बड़ा जो बेटा था वो गैलरी में टहलता हुआ नजर आया और करीबन शाम को 7:30 बजे पुलिस को ये सूचना लगी कि चारों के चारों उस कमरे में उनके शव मिले हैं, जिसके बाद से हड़कंप मच गया। 119 कमरा नंबर हम बता रहे हैं, जिसको सील कर दिया गया। एफएसएल की टीम वहां पर जुटी, सारे साक्ष्य जुटाया गया। बस इंतजार ये था कि उनके परिजन आए, परिजन आएंगे। परिजन देर शाम तक उनको लग गया पहुंचने में और अब पहुंचे हैं, तो अब जाकर इनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद ही यहाँ पर कुछ खुलासा हो पाएगा कि क्या ये सुसाइड था, सामूहिक सुसाइड, क्योंकि पुलिस उस एंगल से भी जांच कर रही थी, या कुछ इनको खाने में मिला के, कुछ सामग्री में खाने में मिलाकर कुछ दिया गया था, पॉइजनस कुछ ऐसा एलिमेंट जिस वजह से इन लोगों की मौत हो गई, या ये इन्होंने खुद ये अटेम्प्ट किया है। तो ये अलग अलग एंगल से पुलिस जांच करी है, लेकिन परिजन मौत की आशंका जता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता धर्मेंद्र इस खबर पर जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, आज संभवतः माना जा रहा है कि पोस्टमार्टम हो पाएगा, लेकिन परिवार तो हत्या की आशंका जता रहा है। जी देखिए, बिल्कुल जब जो मृतक है उसके भाई मुकेश कुमार कल शाम यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने सबसे पहले मोर्चरी पहुंचकर शवों का निरीक्षण किया था और उसके बाद उन्होंने पुलिस को शिकायत सौंपी है। पुलिस को जो शिकायत उन्होंने सौंपी है उसमें आशंका जताई है कि ये जो मौत है वो सामान्य नहीं है किसी भी प्रकार से, और निश्चित तौर से उन्होंने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस इस पूरे मामले को दर्ज कर जांच कर रही है। पुलिस का जो कहना है कि सभी एंगलों को इसमें शामिल किया है और किसी भी एंगल को छोड़ा नहीं जाएगा। इसको लेकर उन्होंने आसपास के सीसीटीवी फुटेज और कई दिनों की दिनचर्या की बाकायदा निगरानी की है और पुलिस का कहना है कि जल्दी मामले का खुलासा हुआ। जी नहीं, खुलासा तो होगा, लेकिन पुलिस अब जब एफआईआर दर्ज कराई गई है इनके बड़े भाई के द्वारा और हत्या की आशंका की जा रही है, तो पुलिस अब किस किस एंगल पे जांच कर रही है? देखिए, बताना चाहूंगा कि प्रथम दृष्टया शरीर पर किसी प्रकार के निशान नहीं मिले हैं, लेकिन जो मृतक है उसके छोटे भाई मुकेश कुमार ने एफआईआर सौंपी है। अब मामला पहले पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार को लेकर भी पुलिस जांच करेगी, तभी जाकर इस पूरे मामले को खुलासा होगा। जी आज ये अगर इतना समय लग गया परिजन को आने में? जी देखिए, निश्चित तौर से उत्तराखंड जो के देहरादून के रहने वाले हैं सभी परिजन। हालांकि जो मृतक हैं उनके भाई सहारनपुर में रहते थे और वहां से वो चले, लेकिन चूंकि रास्ते में काफी जगह कोहरा था, घना कोहरा होने के चलते उन्हें पहुंचने में देर लग गई। देर शाम लगभग 6-6:30 बजे के करीब यहाँ पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने गतिविधियां अपनी जो एफआईआर है वो सौंपी है, तो इसके चलते देर हो गई थी और रात होने के कारण पोस्टमार्टम नहीं हो सका, इसलिए पोस्टमार्टम की प्रक्रिया आज होगी। मतलब इसका मतलब कि पुलिस पोस्टमार्टम का ही इंतजार कर रही है रिपोर्ट का। जब तक रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक पुलिस पूरी तरीके से एश्योर नहीं हो पाएगी। देखिए, निश्चित तौर से पुलिस ने जो अन्य अपनी जांचें थी वो काफी की। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज जुटाए हैं, इसके साथ ही जो 3-4 दिन से ये रह रहे थे तो उनकी जो गतिविधियां, उनकी पूरी जानकारी जुटाई है, सारी चीजें की है। लेकिन चूंकि प्रथम दृष्टया शरीर पर किसी भी प्रकार के चोट के या संघर्ष के निशान नहीं मिले हैं, जिसके चलते अब पोस्टमार्टम होने के बाद ही कुछ कहने की स्थिति में पुलिस होगी। ठीक है धर्मेंद्र, अब परिजन वहां पे पहुंच चुके, तो परिजनों से आपने बात की है, किस तरह के इन लोग का मिजाज था, क्या किसी मेंटल प्रेशर से ऐसे गुजर रहे थे? अगर क्योंकि सामूहिक सुसाइड करना, ये भी पता चला है कि कई और दफा भी ये बालाजी के दर्शन करने के लिए पूरा परिवार आ चुका है। हंसता खेलता हुआ ये पूरा परिवार सीसीटीवी में दिख रहा है और अचानक से 2-3 घंटे में सबके सब इस दुनिया में ही नहीं रहे। हाँ बिल्कुल, परिजनों से हमारी बात हुई है। परिजनों का कहना है कि ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, परिवार पूरा तरह खुशहाल था और यहाँ समय समय पर दर्शन करने आते थे। उनकी बालाजी में काफी आस्था थी और वो यहाँ भंडारा करके 2-3 दिन में लौट जाते थे। और अभी जो बीते दिनों जो घटना हुई है उससे पहले उनकी टिकट बुक थी, रात को 12 बजे उन्हें यहाँ से लौटना भी था।
लेकिन उसी बीच में ये घटनाक्रम हुआ है, तो निश्चित तौर से जांच का विषय। अभी परिवारजन भी इस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि इतना यकायक इनकी मौत हो गई। तो निश्चित तौर से अब जो पोस्टमार्टम है वो निश्चित तौर से राज खुलेगी और उसके बाद ही कुछ कहना संभव होगा। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर।